केवल यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और वो तमाम लोग यहाँ की इच्छाओं आकांक्षाओं पे, फरीदाबाद के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर सेवा करें। भारत संयुक्त मोर्चा लोगों को सुरक्षा देने के लिए, सांप्रदायिक सद्भावना के लिए और उनके विकास के लिए पूरा प्रयास कर रहा है और भारत संयुक्त मोर्चा ये तमाम चीज़ें करेगा जो जनता की ज़रूरतें हैं। आबाद उस तरीके से गति से नहीं बढ़ पाया, उद्योग भी यहाँ से पलायन कर गए। बीके में रेफ़र होने के बाद सफदरजंग तक जाने में, एम्स तक जाने में रास्ते में अनेकों लोगों ने दम तोड़ दिया। वर्मा जी, फरीदाबाद में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 2 प्रत्याशी हैं और मजबूत कैंडिडेट हैं, दोनों आपस में हैं। आपको क्या लगता है, दोनों की लगभग 20 से 30 साल राजनीति हो चुकी है, तो क्या किसी एक के जीतने के बाद फरीदाबाद में विकास होगा? क्या फरीदाबाद रेफर मुक्त होगा? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, फरीदाबाद रेफर मुक्त होगा? अगर इलाज की बात की जाए तो अभी हम डिपेंड करते हैं दिल्ली पर। कोई भी बड़ा केस होता है तो बीके से रेफर हो जाते हैं हम दिल्ली। अगर कल को वहाँ सुविधा नहीं मिलती तो हम कहाँ जाएंगे? बहुत कठिन प्रश्न किया आपने। ये जो 2 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, दोनों प्रत्याशी, मेरा जहाँ तक छोटा सा अनुभव है, 30 साल पहले एक प्रत्याशी ने सत्ता का सुख भोगा, मंत्री भी रहे, फिर दूसरे प्रत्याशी ने भी लगभग 30 साल हो रहे हैं, कभी हरियाणा सरकार तो कभी केंद्र में सत्ता का सुख भोगा। जहाँ आज हम फरीदाबाद को देखते हैं, जनता को देखते हैं, तमाम लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स के मामले हों, चाहे कॉलेजेस के हों, इंफ्रास्ट्रक्चर के हों, और तेज़ी से जैसे गुड़गांव बढ़ा, नोएडा बढ़ा, फरीदाबाद उस तरीके से गति से नहीं बढ़ पाया, उद्योग भी यहाँ से पलायन कर गए। जो आपका रेफर वाला प्रश्न है, बड़ा चिंता का विषय है। फरीदाबाद की ज्योग्राफी इतनी ज़बरदस्त है और आज बीके में रेफ़र होने के बाद सफदरजंग तक जाने में, एम्स तक जाने में रास्ते में अनेकों लोगों ने दम तोड़ दिया। तो फरीदाबाद के अंदर एम बने, फरीदाबाद के अंदर अच्छे हॉस्पिटल्स बने। जो वर्मा जी, बात काटूंगा, फरीदाबाद में अच्छे हॉस्पिटल तो बने हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हैं, मगर जो जनता को समर्पित हो सरकारी हॉस्पिटल नहीं बनते, प्राइवेट तो दिन प्रतिदिन बनते ही जा रहे हैं। देखिए, हॉस्पिटल वही है जो किसी भी व्यक्ति के लिए जाए, दरवाजे खुले हों, उसके पैसा है या नहीं है, उसका इलाज हो जाए। मैं प्राइवेट हॉस्पिटलों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनता के लिए जो दरवाजे खुले रहे, उनको सुख सुविधाएं मिले। अपना फोकस कर रही है, वो प्राइवेट पे ज़्यादा कर रही है, सरकारी पे कम कर रही है। ये चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, ये मूलभूत सुविधाओं का व्यापारीकरण हो रहा है, ये गलत बात है। इसके ऊपर बड़ा सख्त कदम उठाए जाएंगे। हमारा भारत संयुक्त मोर्चा लोगों को सुरक्षा देने के लिए, सांप्रदायिक सद्भावना के लिए और उनके विकास के लिए पूरा प्रयास कर रहा है और भारत संयुक्त मोर्चा ये तमाम चीज़ें करेगा जो जनता की ज़रूरतें हैं। आपने प्रश्न किया कि इनमें से कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो 4 जून को आपके सामने आ जाएगा। पर आपको क्या लगता है? जो जीत जाएगा, पहले भी जीता था कभी, शहर में तो कुछ हुआ नहीं। जो कोई हार जाएगा वो पहले भी मंत्री रहा 30-30 साल तक, तो कभी तब भी शहर में कुछ नहीं हुआ। तो अनेकों प्रश्न हैं, हम आज ये विश्लेषण करने नहीं बैठे हैं। हमारे चिंता का विषय है पिछड़ता हुआ हमारा फरीदाबाद और कैसे आगे बढ़े, कैसे आपकी बात रेफर वाला ये सिस्टम खत्म हो, यहीं पर ये हॉस्पिटल बने। रेफर मुक्त करने के लिए एक ट्रॉमा सेंटर बना था जी, अटल बिहारी वाजपेयी, जिसे पहले गोल्डफील्ड कहते थे जी। झांसा में मेडिकल कॉलेज है। कोविड में गवर्नमेंट ने अपने हैंडओवर में लिया था, मगर सुविधाएं नहीं है। हमने भी 2 दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन 2 बार कर चुके हैं, झांसा में भी किया है, बीके पे भी किया। उसके बाद जाकर के सतीश चोपड़ा हमारे साथ थे, इसमें मुख्य वही देख रहे थे। उसके बाद जाकर के अब कुछ सुविधाएं झांसा मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई है। कुछ देखिए, ये गोल्डफील्ड का जो डीम्ड यूनिवर्सिटी थी, प्राइवेट थी, परंतु बीच में सरकार ने थोड़ा वहाँ पे प्रयास ज़रूर किया, परंतु उतना नहीं करते हैं ये लोग कि लोगों को। आज भी बादशाह खान हॉस्पिटल है भाई, तमाम उनको इलाज मिले वहाँ पे,
उनको दूसरी जगह रेफर ना करना पड़े, दिल्ली और इधर उधर ना भागना पड़े। ऐसी हॉस्पिटल गवर्नमेंट की और बने, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल। वर्मा जी मैं आपकी बात काटूंगा, आपको बता दूं कि जो छायसा मेडिकल कॉलेज है लगभग उसमें 2.5 करोड़ रुपए के पर मंथ का एक्सपेंस है। जी, जबकि जनता को सुविधा नहीं है, तो फिर वो 2.5 करोड़ किस चीज के लिए एक्सपेंस है? ये चिंता का विषय है। जो लोगों तक वो जितना पैसा सरकार देती है, गवर्नमेंट देती है, उसका लाभ जनता को नहीं मिलता है, तो इसमें सरकार की लापरवाही है। आपको पता है वो छायसा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, MBBS करते हैं बच्चे, करते हैं। MBBS किस चीज़ का करेंगे जब प्रैक्टिकल नहीं होगा? तो देखिए, ये खामियां वहाँ की विभागीय हैं। वहाँ की सरकार जो हमारी गवर्नमेंट देखती है, जो मेडिकल कॉलेजों को देखती है, उनको ये इस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो हमारी संस्थाएं बनी हुई हैं हर प्रकार की, अगर वो अपना ये कार्य नहीं निभाती हैं तो ये बड़ा चिंता का विषय है। जैसे हमारा भारत संयुक्त मोर्चा आज बनाने की ज़रूरत पड़ी हमें, जो आज आपकी दिखते हैं, चाहे रेफ़र के मामले हैं, चाहे कॉलेजों के मामले हैं, चाहे हॉस्पिटलों में लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो रहा, लोगों को उद्योग नहीं मिल रहे, कारोबारों में दिक्कतें आ रही हैं। तो तमाम चीज़ों की संपूर्णता लाने के लिए भारत संयुक्त मोर्चा खड़ा कर दिया है। और अभी आने वाले चुनाव में आप देखेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं हम एक आम व्यक्ति होकर हम केवल चर्चा कर सकते हैं। जब सत्ता का हिस्सेदार बनेंगे, भागीदार ये होएगी हमारे भारत संयुक्त मोर्चा के प्रत्याशियों की, तो मैं निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूँ कि तमाम पार्टियाँ जो हमारी जनता के साथ खेली हैं, चाहे वह आम आदमी पार्टी हैं, कांग्रेस हैं, BJP हैं, इन तमाम लोगों से हट के केवल यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, उन्हों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। और वो तमाम लोग यहाँ की इच्छाओं, आकांक्षाओं पे, फरीदाबाद के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर सेवा करेंगे। वर्मा जी, एक सवाल हो रहा है जो जनता हमसे पूछती है और हम आप जैसे समाज सेवी और नेताओं से पूछते हैं। अगर आपको याद हो तो हमारे नगर निगम कमिश्नर आए थे यशपाल यादव जी, उन्होंने एक ड्राइव चलाई थी, स्वच्छ भारत अभियान के तहत ड्राइव चली थी, और ये कहा था कि जितने रेड़ी पटरी वाले हैं उनको एक जगह एकत्रित करके वेंडर जोन बनाया जाएगा। लोन भी पास हुए, लोगों के पास 10-10 हज़ार के लोन भी आए रेड़ी पटरी वालों के पास, मगर वो जो वेंडर जोन की स्कीम थी वो बंद डब्बे में चली गई। अभी भी नगर निगम को तोड़ने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं दिखती हैं। जो रोजी रोटी कमा रहा है गरीब आदमी, चाहे वो फ्रूट वाले की रेडी हो, चाहे किसी का छोटा ढाबा हो, चाहे वो आइसक्रीम की रेडी हो, या किसी गरीब का कोई भी कामकाज हो, वो दिखता है। तो क्या इस जो वेंडर जोन की स्कीम है ये डब्बे में ही रहेगी या कभी बाहर आएगी? देखिए, ये जो सत्ता में लोग होते हैं, ये उनकी जिम्मेवारियां होती हैं। अब सत्ता में जो लोग, हमारा अगर भारत संयुक्त मोर्चा आता है तो तमाम बगीचे का रखवाली की जाएगी, पेड़ों को नहीं देखा जाएगा। आज मॉल को ही खूबसूरत बनाने का प्रयास लगा रहता है। जो छोटी छोटी गली मोहल्ले बस्ती में जिनके पास पैसा नहीं है, छोटा सा सब्जी लेके, थोड़ा सा आइसक्रीम लेके अपना घर परिवार पालते हैं, जब शाम को घर जाते हैं माँ पूछती है बेटा दवाई लाए हो, बच्चे पूछते हैं घर में खाना है। ऐसे मार्मिक विषयों पर हमारा भारत संयुक्त मोर्चा अवश्य काम करेगा। मैं आज आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, BJP हो, इन तमाम लोगों से देखो मेरा तो विश्वास उठ चुका है। हाँ, बाकी मैं आपके चैनल के माध्यम से इतनी प्रार्थना अवश्य करूँगा, अभी महापर्व चल रहा है लोकसभा का, हमारे देश को अच्छा प्रधानमंत्री मिले, जनता सोच समझ के, और क्योंकि ये सांसदों को जीतने का विषय नहीं है, प्रधानमंत्री का विषय है। हमारे देश का अच्छा सच्चा प्रधानमंत्री जो देश को कौन संभाल सकता है, इस पर ज़रूर ध्यान करें और अपना मतदान अवश्य करें। और मतदान करते वक्त ये अवश्य ध्यान रखें, भिक्षा दान में लेके रावण रूपी कोई नेता ना आ जाए और बाद में सीता रूपी जनता को छलावा दे, धोखा दे और प्रताड़ना दे। इसलिए सावधानी से मतदान करें। और मैं अपनी जनता का धन्यवाद करता हूं। और भारत संयुक्त मोर्चा अभी आपके बीच में आएगा, जन जन तक जाएगा, हर दरवाजे पे जाके लोगों की समस्याएं पूछेगा और उनका समाधान करेगा। जय हिंद, जय भारत।